तो जैसा कि आपको याद है, हम लोग साथ में एक सॉलिड स्टेट का सीरीज स्टार्ट किया था मैंने, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो उसमें अभी तक मैंने आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जिसमें यूनिट सेल की डेफिनेशन हो गई, स्पेस लेटिस क्या होता है, राइट, और फिर लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या है अपने पास, है ना। यूनिट सेल डिस्कस किया था, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, और दो हमारे पास जो सॉलिड स्टेट की दो जो कैटेगरी होती है, एक अमोर्फस सॉलिड और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, और उनके एग्जांपल्स, ये सारे मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस करे थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे थे सब्जेक्टिव वे में, और उनका आंसर राइटिंग स्किल आपको क्या रखना है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी थी। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है अपने पास, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है जी। तो क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएंगे और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे आपको अप्रोच करने हैं। चलिए स्क्रीन, यस स्क्रीन शेयर हो चुकी है। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सारी चीजों को नोट डाउन कीजिएगा साथ साथ में, ठीक है जी। स्पेस लेटिस ये हमने देख लिया था। अच्छा, इसके आगे अपना क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन था, लोकेट द पोजीशन ऑफ एटम। ये हमारे पास 4 यूनिट सेल है, प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। एंड ऑल्सो कैलकुलेट देयर इंडेक्स। इंडेक्स मतलब जेड की वैल्यू, आपको इंडेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इफेक्टिव एटम जो होते हैं एक यूनिट सेल में, वो आपको निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो इन सब को आपको दिखाना है, प्रिमिटिव को दिखाना है, उसके बाद में आपको दिखाना है किसको, बॉडी सेंटर, फिर फेस सेंटर, और फिर हमारे पास एंड सेंटर यूनिट जो है उसको दिखाना है। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको क्यूब के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले आप, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके, प्रिमिटिव में, और ये सबसे सिंपल होती है ना। प्रिमिटिव जो है हमारे पास यूनिट सेल, वो सबसे सिंपल वाली होती है। तो हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है जी। अब प्रीमिटिव यूनिट सेल में क्या है, हमारे पास पार्टिकल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो प्रीमिटिव में सबके सब पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर डायग्राम भी आप बनाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा लिख देंगे आप, डायग्राम बनाने से पहले आप थोड़ा सा लिख देंगे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, constituent particles are present only on the, only on the corner position, corner position ऑफ यूनिट सेल। जो भी अपनी यूनिट सेल होगी, जैसे अगर मैं मान लो क्यूबिक ले रहा हूं, तो क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, यूनिट सेल, ठीक है जी। एंड वो हमारे पास शेड होंगे किसमें, इक्वल नंबर से, एंड शेयर्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ यूनिट सेल। बाकी जो यूनिट सेल होंगी उनमें भी इक्वल तरीके से वो शेयर होंगे, कितने में शेयर होंगे वो भी बात करते हैं। एंड शेयर्ड बाय, शेयर्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल नंबर ऑफ यूनिट सेल। अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं कि कितने में शेयर होंगे, तो आप यहां से अच्छे से देख पाएंगे। अगर मैं क्यूब को कंसीडर कर रहा हूं, तो क्यूब में हमारे पास 8 कॉर्नर होते हैं। अगर मैं क्यूब को कंसीडर करूंगा, तो वहां पे आपके पास कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर। तो 8 कॉर्नर हमारे पास रहेंगे, और हमारे पास हर एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा। तो 8 कॉर्नर शेयर्ड बाई 8 यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक यूनिट सेल बना लेते हैं, क्योंकि अपने को डायग्राम भी यहाँ पे दिखाना है। तो पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, डायग्राम भी अपने को बना के दिखाना है, ठीक है जी। पेज ऐड करते हैं, और पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्यूब एक बना लेते हैं अपन, इस तरीके से मान लेते हैं ये मेरे पास क्यूब है, ठीक है। ये लेटर सपोज हम लोग यहाँ पे क्यूब बना रहे हैं, ठीक है जी। ये हम लोग यहाँ पे क्यूब बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। ये है हमारे पास, ये है, ये है,
और ये इससे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, क्यूब में देखो आपको स्पेस लेटिस तो दिखाना पड़ेगा। स्पेस लेटिस क्या होता है, वो छोटे एटम जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे किसको, हमारे पास अ, जो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे दिखाएंगे, राइट। तो एक यहाँ पे कॉर्नर पे रेड कलर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि रेड तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, तो कुछ दूसरा कलर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है जी, तो लेट अस सपोज मैं ले रहा हूँ येलो कलर। तो यहाँ पे है एक तो अपने पास एटम इस कॉर्नर पे, ठीक है, दूसरा एटम इस कॉर्नर पे है, तीसरा एटम अपने पास इस कॉर्नर पे है, चौथा इस कॉर्नर पे। आठों के आठों कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, आठों के आठों कॉर्नर पे एटम अपने पास प्रेजेंट होंगे। और हमें ये क्लियर कट समझ आ रहा है कि हर एक जो एटम है जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो 8 ये बचपन से पढ़ते हो आप, देखो ये हमारे पास जो है जो क्यूब बना, इसके साइड में एक क्यूब होगा, इसके पीछे एक क्यूब होगा, पीछे एक और क्यूब होगा, ऐसे ही 4 ऊपर क्यूब होंगे, तो टोटल 8 क्यूब होंगे। और 8 क्यूब में एक हमारे पास कॉर्नर वाला शेयर्ड हो रहा है, तो टोटल में अगर कहूं कि एक एटम जो है कॉर्नर पे वो 1/8 में शेयर हो रहा है। तो इफेक्टिव जो हमारे पास एटम कितने होंगे उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फॉर यूनिट सेल। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इसमें इंडेक्स, ये प्रीमिटिव का आपके पास डायग्राम है, किसका डायग्राम है, प्रीमिटिव का। तो प्रीमिटिव में अगर मैं आपसे कहूं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या फिर इंडेक्स इंडेक्स ऑफ यूनिट सेल, इसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, इंडेक्स ऑफ यूनिट सेल जिसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करेंगे वो कितना आएगा। तो हमारे पास 8 एटम्स हैं और एक एटम 1/8, मतलब 8 कॉर्नर्स में डिवाइड हो गए, तो ईच कॉर्नर को कितना मिलेगा, 8 इंटू 1/8। तो इफेक्टिव एटम कितने आ जाएंगे मेरे पास 1, या इंडेक्स ऑफ मेरे पास जो है यूनिट सेल वो कितनी आ जाएगी 1। तो z का वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने कैलकुलेट कर दिया 1 आता है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि 1 एटम पर यूनिट सेल। इसका मतलब क्या है, 1 एटम पर यूनिट सेल। हर एक यूनिट सेल में कितने एटम है, 1 एटम है। ठीक है जी, ये बात है यहाँ पे। ये हमारे पास हो गई बात प्रीमिटिव की। अब प्रीमिटिव के बाद में दूसरा क्या था अपने पास, तो दूसरा था मेरे पास बॉडी सेंटर। तो दूसरा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बॉडी सेंटर के बारे में। बॉडी सेंटर, अब देखिएगा डेफिनेशन मैं चाहता हूं कि आप लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेम प्रिमिटिव की तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ एक एक्स्ट्रा एटम होता है या आयन होता है या मॉलिक्यूल होता है जो हमारे पास बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, तो डेफिनेशन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग खुद से बना लेंगे। मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि किस तरीके से ये बनेगा 3D डायग्राम। और अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी एनसीईआरटी वगैरह ठीक से पढ़ी है तो वैसे भी आप जानते ही होंगे ना, बट फिर भी मेरा काम है बताना, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, तो इम्पोर्टेंट है, मुझे बताना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मान लेते हैं वही ये क्यूब हो गया। अब की बार हमने पीले कलर का क्यूब बना दिया, और इस पीले कलर के क्यूब के अंदर आप पाएंगे कि हमारे पास कॉर्नर में तो एटम है ही है, कॉर्नर्स में तो एटम है ही है। उसके अलावा मेरे पास कहाँ पे एटम है, उस कॉर्नर के अलावा मेरे पास एक बॉडी के सेंटर पे भी एटम रहेगा, बॉडी सेंटर पे। ठीक है जी, तो बॉडी सेंटर पे भी एटम रहेगा। ये हमारे पास इस बॉडी के सेंटर पे एटम है। ठीक है, अच्छा, प्रीमिटिव में आप एक और चीज लिखते हैं, ये कॉर्नर वाले जो एटम है ना एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो अगर कॉर्नर वाले एटम प्रीमिटिव में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इन एटम की रेडियस को आर बोलूं, और ये जो लेंथ है हमारे पास क्यूब की, साइड लेंथ है, एज लेंथ है, इसको अगर ए बोलूं, तो हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू 2r। ए इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 2r, अगर एटम है तो। अगर कोई आयन हुआ तो ए इक्वल टू 2, मान लो आयन से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 2r प्लस और r माइनस, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हुए नजर आएंगे। ये आगे हम लोग यूज करेंगे जब डेंसिटी वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से है। अच्छा, इसमें एटम किस तरीके से टच करते हैं, तो इसमें एटम जो है टच करते हैं एक दूसरे को बाई अलोंग जो हमारे पास ये वाली लाइन है ना, क्यूब का जो सेंटर है उससे होते हुए डायगनल, क्यूब डायगनल, ये जो डायगनल है इसके अलोंग टच करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे आप कि ये हमारे पास जो डायगोनल है इसकी लेंथ होती है √3a। तो ये जो √3a बराबर होगा मेरे पास कितना, सॉरी, ये हमारे पास है, हाँ √3a बिल्कुल। और √3 इक्वल टू आर यहाँ से
2r बीच में से और r इधर से, तो √3 इक्वल टू 4r। ठीक है, और अगर कोई आयन है तो √3 इक्वल टू 4r प्लस r माइनस, उस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, और एटम यहाँ पे कहाँ पे, एटम टच, एटम टच अलोंग बॉडी डायगोनल, अलोंग बॉडी डायगोनल टच करते हैं। एटम हमारे पास अलोंग बॉडी डायगोनल टच करते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर वाले में कॉर्नर से टच कर रहे थे, यहाँ पे बॉडी डायगोनल से टच कर रहे हैं। फिर हमें इंडेक्स निकालना है ना। तो इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, इंडेक्स ऑफ यूनिट सेल। तो इंडेक्स को हम लोग Z से लिखते हैं, जिसको इफेक्टिव एटम भी बोल सकते हैं आप। अब हमारे पास 8 तो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जो कि 1/8 में शेयर हो रहा है, और एक बॉडी सेंटर में जो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो इफेक्टिव एटम या जो इंडेक्स है हमारे पास, वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे बॉडी सेंटर में आप Z का वैल्यू ध्यान रखेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या है मेरे पास, कि 2 एटम है पर यूनिट सेल में, राइट। इसका मतलब क्या है, 2 एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में 2 एटम अपने पास प्रेजेंट है। ठीक है, चले 1 सेकंड रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, 1 सेकंड बस। सॉरी, चलिए हाँ कंटिन्यू करते हैं, सॉरी ना। तो 2 एटम पर यूनिट सेल में आ गए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बीसीसी। अब बीसीसी के बाद में मेरे पास, बॉडी सेंटर्ड के बाद में मेरे पास क्या है, फेस सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर के बाद में तीसरा हमारे पास क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है जी। तो आपको पता है बेसिकली हम लोगों ने 4 टाइप में यूनिट सेल को डिवाइड किया था। अगला मेरे पास क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। पेज कहाँ पे ऐड करा मैंने, ये पेज अपने को यहाँ आगे चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे चाहिए। हाँ जी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो तीसरा मेरे पास है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड में क्या होगा, जैसे प्रीमिटिव और बॉडी सेंटर्ड में जो था, है ना, प्रीमिटिव में जो था, प्रीमिटिव से ही सारी डिराइव्ड होती हैं। तो प्रीमिटिव में अपने पास क्या था, कॉर्नर पे था। अब इसमें कॉर्नर पे तो होंगे एज वेल एज, एटम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर एज वेल एज फेस के सेंटर पे। जैसे नाम में ही दिख रहा है आपको फेस सेंटर्ड है, तो यहाँ पे कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग बना दिया हमने, ये ऐसे कुछ बनाया हमने, और यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। थोड़ा सा रफ डायग्राम सा ही बना रहा हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया और इनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे हमने ये कहा कि एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो एटम हमारे पास प्रेजेंट होंगे एक तो कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स पे, और इस भी कॉर्नर्स पे, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे। और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे फेस के सेंटर पे, एक ऊपर वाले फेस के सेंटर पे होगा। ठीक है, अच्छा ये कॉर्नर बच गया, ये कॉर्नर बच गया। तो कॉर्नर के साथ साथ ऊपर वाले फेस पे, नीचे वाले फेस सेंटर पे, ये लेफ्ट वाले फेस सेंटर पे, ये इधर राइट वाले फेस सेंटर पे, और ये पीछे वाले फेस सेंटर पे, और ये आगे वाले फेस सेंटर पे, है ना। तो अगर मैं एटम का कहूं कि एटम यहाँ पे किस किस में प्रेजेंट होते हैं, तो एटम हमारे पास, एटम
एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर as well as each फेस सेंटर, सारे फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर दूसरा काम है अपना इंडेक्स ऑफ यूनिट सेल निकालना, तो इंडेक्स ऑफ यूनिट सेल को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितने आएगा? तो 8 एटम है, वो 1/8 से हमारे पास हमें पता है शेयर होते हैं, प्लस जो फेस सेंटर में, अब फेस सेंटर वाला देखो, फेस जो है उसके ऊपर एक और क्यूब हो सकता है, अगर लेफ्ट में है तो उसके इधर वो एक क्यूब हो सकता है, तो हमारे पास वो दो में डिवाइड होगा। तो हम लोग लिखेंगे फेस मेरे पास 6 होते हैं क्यूब में, तो 6 एटम मेरे पास प्रेजेंट है, लेकिन हर एक एटम 2 यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 1/2। तो मेरे पास इफेक्टिव एटॉमिक कितने एटम कितने आएंगे? तो यहाँ पे 8 इंटू 1/2 8, ये 1 हो गया, ये +3, तो z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी? 4। तो यहाँ पे z की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 4। तो इफेक्टिव एटम कितने आ गए? 4। या फिर इंडेक्स ऑफ यूनिट सेल मेरे पास आ गई 4। ठीक है। और एक आप ए और आर के बीच में रिलेशनशिप, यहाँ पे अगर मेरे पास ये जो एटम है वो बॉडी डायगोनल के, सॉरी, एटम जो है फेस डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख देंगे, एटम टचेज टच ईच अदर अलोंग फेस डायगोनल, फेस डायगोनल के अलोंग एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और फेस डायगोनल के अलोंग अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो फेस डायगोनल की वैल्यू है वो √2a होती है, तो √2a इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा? 4r। √2a इक्वल टू 4r। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मेरे पास फेस सेंटर्ड के बारे में हो गई है। ठीक है। अब एक बात ये भी लिख देंगे, यहाँ पे z की वैल्यू आपको सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिलेगी, फेस सेंटर्ड में। तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखेंगे, तो मोस्ट कॉम्पैक्ट यूनिट सेल होती है वो हमारे पास यही होती है। तो दिस इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट यूनिट सेल। अगर आपसे कोई पूछ ले कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है मेरे पास? फेस सेंटर्ड एफसीसी ही होती है। ठीक है। अब अगला है मेरे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जो स्पेशल केस है थोड़ा सा। अब वो फेस सेंटर्ड का स्पेशल केस है, तो सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईसीसी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईसीसी। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, मेरे पास जो क्यूब था, मतलब हमारे पास इस तरीके से हमने क्यूब बनाया था, ये लेट अस सपोज ये वापस से मैं बना रहा हूँ। अब इसमें आपको करना क्या है, बाकी सब कुछ सेम डिट्टो वैसे ही रहेगा, कॉर्नर पे तो एटम रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा दो अपोजिट फेस पे एटम रहते हैं, कॉर्नर के अलावा दो अपोजिट फेस पे एटम रहते हैं। ठीक है जी। तो कॉर्नर कॉर्नर के अलावा दो अपोजिट फेस पे एटम रहते हैं। ठीक है। तो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, ये कॉर्नर पे है, 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 वो तो रहेगा ही रहेगा, प्रीमिटिव वाला केस तो सभी में रहता है। अब इसके अलावा अलग कलर से मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आप लोगों को, इसके अलावा जो एटम है वो हमारे पास रहेंगे दो किसी भी अपोजिट फेस सेंटर पे। तो मान लो एक नीचे वाले पे दिखा रहा हूं, तो एक हमारे पास ऊपर वाले फेस सेंटर पे होगा, ऐसे एंड सेंटर्ड, मतलब दो अपोजिट फेस सेंटर पे। तो इसकी अगर थोड़ा सा लिखना भी चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि 8 एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, जो कि हमारे पास इक्वली शेयर होता है यूनिट सेल के बीच में, उसके अलावा दो अपोजिट फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिख देंगे, आई होप जैसे ऊपर वालों में लिखी है। अब यहाँ पे z की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, जो कि हमारे पास इंडेक्स ऑफ यूनिट सेल होती है। तो 8 एटम जो है वो 1/8 से, मतलब 8 यूनिट सेल में शेड हो रहे हैं, प्लस हमारे पास ये दो एटम जो है वो फेस सेंटर्ड पे हैं, और हमें पता है फेस सेंटर्ड पे 1/2 से शेयर होते हैं, क्योंकि एक फेस सेंटर्ड दो यूनिट सेल में शेयर होता है। तो 8 इंटू 1/8 ये 1 हो गया, और ये 2 इंटू 1/2 ये भी 1 हो गया, तो z की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास दो एटम है पर यूनिट सेल में। इसका मतलब क्या है? 2 एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल, 2 एटम पर यूनिट सेल में एंड सेंटर्ड ईसीसी में दो एटम प्रेजेंट होते हैं मेरे पास। ठीक है जी, सही बात है यहां तक? चलिए तो आई होप यहां तक आप चीजें समझ गए हैं। ठीक है।
तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप थे। कितने में 20 मिनट का हुआ अभी तो लेक्चर, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा लंबा करते हैं इसको। हाँ, तो मैंने क्या कहा, 4 मेरे पास अलग अलग हमने देखी कि जो अपने पास थी यूनिट सेल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और हमारे पास क्या थी, एंड सेंटर्ड, चारों हमने देखी। अब इसके बाद में आगे का क्वेश्चन जो हमारे पास है वो किसके ऊपर है, वो डेंसिटी को हमें डेराइव करना है, डेंसिटी को डेराइव करना है। चलिए डेंसिटी को डेराइव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी को डेराइव करना है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल के लिए। तो पहले तो आपको पता भी होना चाहिए कि ऑर्थोरोम्बिक होता क्या है। ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों साइड लेंथ इक्वल नहीं होती है, हमारे पास अनइक्वल होती है। तो उस पे चलते हैं, एक पेज ऐड करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आंसर करते हैं। तो एक तो आपको क्या दे रखा है, ऑर्थोरोम्बिक दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा टेबल जो मेरे को है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं, या तो टेबल अभी डिस्कस करूं, नहीं तो टेबल बाद में कर दूंगा। क्योंकि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, फिर मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक, इस तरीके से अपने पास चीजें चलती है ना, ठीक है। तो उनमें किस तरीके से हमारे पास डेंसिटी हम लोग निकालेंगे, वो एक केस बनता है आपके पास डेंसिटी का। चलिए, तो डेंसिटी का ठीक है, मैं करके आपको थोड़ा सा बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो डेंसिटी, पहले तो आप ये बताओ मेरे को, डेंसिटी लिखते कैसे हो। तो डेंसिटी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, भाई डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी को मैं सबसे पहले लिखूंगा क्या, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है जी, मास बाय वॉल्यूम, ओके, मान ली बात। अब हमें पता है कि पहले वॉल्यूम तो ठीक है, वॉल्यूम तो जो भी क्यूब, अगर क्यूब होगा तो ए क्यूब आ जाएगा, अगर मेरे पास रेक्टेंगल टाइप में कुछ ए बी सी अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग ए इंटू बी इंटू सी आ जाएगा, ठीक है, वो अलग अलग आ जाएगा। तो पहले मास तो निकालेंगे, तो अगर मास ऑफ यूनिट सेल की मैं बात करूं, मास ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पे मास किसका रखना है, यूनिट सेल का, वॉल्यूम किसका रखना है, क्यूब का, मतलब यूनिट सेल का, सॉरी। तो मास ऑफ यूनिट सेल मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो मास हमारे पास यूनिट सेल में एक एटम का मास क्या है, उसको मोलिकुलर मास के बराबर होगा। और हमें पता है कि इंडेक्स के बराबर एटम होता है तो जेड एटम है, ठीक है, जेड नंबर ऑफ एटम है। और एक एटम का मास क्या होता है, उसका मोलर मास, और मोलर मास में आप डिवाइड कर दो, मोलर मास में डिवाइड कर दो किसका, अवोगैड्रो नंबर का। क्यों, क्योंकि मोलर मास की हमारे पास यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। अवोगैड्रो की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वो भी पर मोल होती है। तो पर मोल से पर मोल कट के ग्राम में आ जाएगा ना आंसर, क्योंकि है ऐसा कि ये जो मोलर मास है इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है जी। और इस Na की यूनिट क्या होती है, पर मोल, तो ये पर मोल से पर मोल कट जाएगा अपने पास, ठीक है, ये इससे कट के हमारे पास ग्राम, और ग्राम इंटू जेड, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम जो है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारे सिग्निफिकेंस लिखना चाहूँ, जेड क्या है मेरे पास, तो जेड है मेरे पास इंडेक्स ऑफ यूनिट सेल, इंडेक्स ऑफ यूनिट सेल हम लोग इसको बोलते हैं, यूनिट सेल, या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं हमारे पास। ये एम क्या है, कैपिटल एम क्या है अपने पास, ये मोलर मास है, मोलर मास ऑफ एटम जो प्रेजेंट है इसके अंदर। और Na क्या है मेरे पास, Na इज अवोगैड्रोस नंबर, Na क्या है, अवोगैड्रोस नंबर, अवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Na को वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, और इसकी यूनिट क्या होती है, पर मोल, ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। अब वॉल्यूम भी तो लिखना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरे पास। तो अगर मेरे पास कोई भी क्यूबॉइड टाइप टाइप स्ट्रक्चर है और उसकी ए बी सी लेंथ है, तो ए इंटू बी इंटू में सी, ए बी सी लेंथ उसने दे रखी थी अपने को ए बी सी, तो ए इंटू बी इंटू सी लिख दिया हमने, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब डेंसिटी, तो डेंसिटी को मैं क्या लिखूंगा, डेंसिटी हम लोग यहाँ पे डी से लिख सकते हैं या फिर रो से भी लिखते हैं डेंसिटी को। तो डेंसिटी रो इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास कितना है मेरे पास, तो मास हमने अभी निकाला Z इंटू मोलर मास डिवाइड बाई Na, ये मास था मेरे पास, ठीक है। इसमें अपने को डिवाइड करना है किसका, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम अभी हमने निकाला जस्ट कितना था, ABC, तो ये A इंटू बी इंटू में C मेरे पास हो गया। तो ये डेंसिटी आ गई मेरे पास।
अच्छा, उसने बोला क्या था? ऑर्थोरोम्बिक। क्या बोला था उसने? ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में क्या है देखिएगा, ऑर्थोरोम्बिक में कुछ स्पेशल है क्या? तो बताते हैं, बात करते हैं भी ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है। तो याद करो, जब आप पढ़ते हो टेबल, जो पढ़ते हो टेबल, जब आप पढ़ते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, वहां पे क्यूबिक आता है सबसे पहले हमारे पास, फिर टेट्रागोनल आता है, फिर ऑर्थोरोम्बिक आता है। ठीक है, ऐसे याद कर रखा है मैंने, CTOMTHR, CTOMTHR, ऐसे याद कर रखा है। सी मतलब क्यूबिक होता है, सी मतलब क्या है मेरे पास यहाँ पे? क्यूबिक है। टी मतलब यहाँ पे टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल है। ठीक है, अभी याद भी करा देता हूँ ये। ओ मतलब यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक है। एम मतलब यहाँ पे मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है। और टी मतलब यहाँ पे ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। ये आपको इस क्वेश्चन में नहीं बनानी है, तो मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। एच मतलब हेक्सागोनल है, और आर मतलब रोम्बोहेड्रल है। आर मतलब क्या है? रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब देखो, हम जब भी यूनिट सेल की बात करते हैं तो हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, एक तो साइड और एक जो एंगल होता है साइड के बीच में वो। तो क्यूबिक में तो मेरे पास तीनों की तीनों साइड बराबर होती हैं, एबीसी बराबर होती हैं, आपको पता है। एबीसी बराबर होते हैं, उसके साथ में जो एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, वो तीनों भी हमारे पास बराबर होते हैं। ठीक है। अब जब टेट्रागोनल में जाते हैं तो हमारे पास ए इक्वल टू बी होता है, पर सी के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पे ये एंगल कितना होता है मेरे पास? 90 डिग्री, क्यूबिक में। अच्छा, टेट्रागोनल में क्या होता है? ए इक्वल टू बी होता है, लेकिन सी बराबर नहीं होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कुंभकर्ण जो था ना, उसके सबसे पहले भुजाएं कटी थी, भुजाएं, भुजाएं जो थी, बॉडी जो थी, ये कटी थी उसकी पहले। मतलब हमारे पास ऐसा याद रख लो कि पहले साइड लेंथ कटेंगी, भुजा, भुजा हिंदी में भुजा बोलते हैं साइड को। ठीक है। तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा सब बराबर होगा, 90 डिग्री होगा यहाँ पे भी। ठीक है। और जब ऑर्थोरोम्बिक में आप जाओगे तो ऑर्थोरोम्बिक में ए और बी और सी बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा तो बराबर होंगे और 90 भी होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में आप जाओगे मोनोक्लिनिक में, तो मोनोक्लिनिक में अब भुजाओं के बाद में एंगल भी कटने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या होगा? अल्फा इक्वल टू बीटा पर नॉट इक्वल टू गामा, गामा के बराबर नहीं है। जब आप ट्राई क्लिनिक में जाओगे तो एल्फ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ये तीनों बराबर नहीं है। इसीलिए हम लोग ट्राई क्लिनिक को मोस्ट एसिमेट्रिक भी बोलते हैं। दिस इज मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल। ठीक है, इसमें ना तो एंगल बराबर है तीनों, ना तो भुजाएं बराबर है, मतलब ना तो साइड लेंथ बराबर है, ना तो एंगल जो है अपने पास साइड के बीच में वो बराबर है। तो हमसे क्या पूछा गया था, आगे बाद में कभी देख लेंगे इसको, हमसे क्या पूछा गया था? ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में देखो, एंगल तो तीनों बराबर होते हैं ऑर्थोरोम्बिक में, बट हमारे पास जो साइड है वो तीनों अनइक्वल होती हैं, और इसीलिए उसने दे भी रखा था आपको, ए बी सी अलग अलग साइड दे रखी थी आपको। ठीक है, तो ये हमारे काम की है ऑर्थोरोम्बिक, मतलब ए बी सी अलग अलग है, तो ठीक है, अलग अलग है, तो फिर डेंसिटी का फॉर्मूला यही बन गया मेरे पास। दिस इज द फाइनल आंसर। डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास यही बन जाएगा फिर तो, राइट? करेक्ट है। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में क्या पूछा उसने? डेंसिटी के बाद में और कुछ पूछा है क्या? डिराइव द इक्वेशन। ठीक है, डेंसिटी का हो गया, ऑर्थोरोम्बिक के लिए यही पूछा था उन्होंने। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और ये सब को अपने को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। अब देखो, हमारे पास जब भी सॉलिड बनता है तो उसमें सिमेट्री एलिमेंट जरूर रहते हैं। और अभी आपसे क्या पूछा गया है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन तीनों का। वैसे तो ये क्वेश्चन आप ग्रुप थ्योरी का भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है तो जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला आपसे चीज पूछी गई है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो पहला हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। आपने इससे पहले कभी डेफिनेशन नहीं देखी होगी। आप फील कर पाते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, आप फील कर पाते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, आप फील कर पाते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन भी आज आप लोग देख ही लीजिए मेरे साथ। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, तो जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे नीचे पैरों में इसके एन लिखते हैं, सी एन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो व्हाइट कलर से मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ।
तो देखिएगा क्या लिखेंगे, इट इज ए हाइपोथेटिकल, इट इज ए हाइपोथेटिकल, या रियल भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल बोल सकते हो या रियल एक्सिस जो हमारे पास है, हाइपोथेटिकल और रियल एक्सिस, ठीक है, जो कि हमारे पास अबाउट अबाउट विच अबाउट विच ए रोटेशन ऑफ ए रोटेशन ए रोटेशन ऑफ 360 डिवाइडेड बाई एन, 360 डिवाइडेड बाई एन का होता है और जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो ये रोटेशन ऑफ थीटा जनरेट, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, रोटेशन ऑफ थीटा जनरेट जनरेट द सिमिलर, सिमिलर या सेम भी वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते, बस सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर, सेम तो नहीं पर सिमिलर ठीक है, द सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार हमारे पास सिमिलर स्ट्रक्चर मिले आपको उसी एंगल पे रोटेट करने पे, मोर देन वंस, तो उसको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे एन क्या है, एन हम लोग बोलते हैं किसको, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री या फोल्ड ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग एन बोला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कि वेर एन क्या होता है हमने पास, तो वेर एन इज कॉल्ड, एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री और फोल्ड ऑफ सिमेट्री, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस टाइप के वर्ड आपके सामने यूज किए जाएंगे, एंड फोल्ड ऑफ सिमेट्री, ठीक है जी। एंड इसको रिप्रेजेंट हम लोग एन से जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी एन से, ठीक है जी। तो ये एन के बारे में बात होगी। अब कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल तो लेने ही पड़ेंगे, आप एग्जांपल नहीं दिखाओगे एग्जाम में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो एग्जांपल लिखाना जरूरी है। चलिए, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कुछ एग्जांपल दिखा दे, जैसे वाटर मोलिक्यूल हमारे पास सबसे सिंपल होता है ना, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वाटर मोलिक्यूल। वाटर में मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है जी, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है मान लो, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और आपको पता है दो लोन पेयर होते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ आपको, और इसके बीचों बीच से रेड कलर से, हाँ यहाँ से देख लो, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके अलोंग में इसको रोटेट करवा रहा हूँ। जैसे इसको अलोंग इसको रोटेट कराऊंगा, मान लो मैंने रोटेट कराया 180 डिग्री, यहाँ पे C2 एक्सिस लगा रहा हूँ मैं, कौन सी, C2। अब जब C2 एक्सिस लगेगी तो मेरे पास रोटेशन कितने डिग्री का होगा, अगर C2 एक्सिस लगेगी तो डैश लाइन से नहीं, हम लोग नॉर्मल बॉल पेन से लिखते हैं, फाउंटेन पेन से। तो अगर मैं C2 एक्सिस लगाऊंगा तो वन तभी बताया था 360 डिवाइड बाई एन, मतलब 360 डिवाइड बाई 2 मतलब 180 डिग्री से हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं। तो 180 डिग्री का मतलब ये हमारे पास जो आगे की तरफ एच थे वो इधर चले जाएंगे, मतलब इसको अगर मैं एच ए बोलूं, इसको एच बी बोलूं, तो होगा क्या, 120 डिग्री 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद ऑक्सीजन, ये हमारे पास एच बी यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास एच ए यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको सिमिलर अपीयरेंस तो मिली है ना, हमारे पास इन दोनों को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। देखो ये एच और एच बी तो मैंने समझाने के लिए बताया, बाकी है तो दोनों हाइड्रोजन ही, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों आपस में क्या है, C2 एक्सिस लगाने के बाद ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, इन दोनों को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो ये दोनों आपस में क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, बट सिमिलर है, हम लोग ये कह सकते हैं कि सिमिलर है, ठीक है। एच भी तो समझने के लिए बनाया, बाकी हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही होता है। अच्छा, अब अगर आप एक C2 एक्सिस और बताएंगे, एक C2 एक्सिस और लगाएंगे आप, ये C2 1 था मेरे पास, यहां से यहां मैंने C2 1 लगाया, जैसे C2 2 लगाओगे आप, वापस आपको HA वहीं पे मिल जाएगा, HB वहीं पे मिल जाएगा। तो जब आप एक बार और लगाओगे तो HA वापस यहाँ पे आ जाएगा, एक बार HB यहाँ पे आ जाएगा। तो ये C2 2 जो दो दो बार मैंने C2 लगाया, दो बार, वो आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको हम लोग E से लिखते हैं, ये ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हो आप, वो आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से यहां कहूं तो ये आइडेंटिकल हो गए, ये मेरे पास आइडेंटिकल हो गए, पहला और दूसरा सिमिलर है और पहला और तीसरा आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पे,
आइडेंटिकल। तो यहां से एक पॉइंट आपको मिलता है कि अगर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एन टाइम्स उसको लगा दो, मतलब सी एन एन हमेशा किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के, मतलब जहां से आप चले वहीं पे पहुंच गए, ये आइडेंटिटी के बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई मेरे पास। तो वोटर के अंदर हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस वोटर हैज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या ए भी बोला जा सकता है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या हो गई, हम लोग एक ऐसा हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी या फिर रियल भी हो सकती है, ऐसी हमारे पास एक्सिस हम लोग यहाँ पे लेते हैं जिसमें एक थीटा डिग्री एंगल से मैं रोटेशन कर रहा हूं तो सिमिलर अपीयरेंस आपको मिलती हुई नजर आए। ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। चलिए, दूसरा हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है अपने पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये चीजें आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हो, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं वगैरह वगैरह। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। अब यहाँ पे ये भी हमारे पास एक रियल और एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल प्लेन हो सकता है जिसके अलोंग में रिफ्लेक्शन ले तो सिमिलर आपको स्ट्रक्चर मिलती हुई नजर आएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज ए रियल और hypothetical plane along along which which reflection reflection produce produces similar structure, जिसके along रिफ्लेक्शन लेने से सिमिलर स्ट्रक्चर आपको मिलती हुई नजर आएगी यहाँ पे। ठीक है जी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एल्कीन जो होती है हमारे पास, छोटी सी एल्कीन जो जिसको हम लोग इथीन बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ आप लोगों के सामने। ये डबल बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्लेन लगा रहे हैं, इसके बीचों बीच प्लेन लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं डॉटेड लाइन से रियलिस्टिक मार्कर से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं। देखो, ये लेटर सपोज मेरे पास यहाँ पे इसके बीचों बीच प्लेन लगा रहा हूं मैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको फील आएगा कि हाँ प्लेन है सर। तो ये हमने यहाँ पे बीच में क्या लगाया, इसके प्लेन लगा दिया है। अब इस प्लेन से होगा क्या मेरे पास, देखो होगा क्या प्लेन से, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, आपको रिफ्लेक्शन, जब मैं रिफ्लेक्शन लूंगा, मान लो इस वाले का रिफ्लेक्शन अगर प्लेन में आएगा तो ऐसा ही तो दिखेगा वो रिफ्लेक्शन। अरे प्लेन में तो आप जानते हो ना, जो चीजें हमारे पास जितनी दूर होती है उतनी दूर दिखती है ना, डिस्टेंस बराबर होती है प्लेन से। तो यहाँ पे ये बीचों बीच मैंने अगर प्लेन लगाया है, बीचों बीच इसके मैंने अगर प्लेन लगाया है, तो मुझे क्या दिख रहा है, सॉरी, मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये दिखेगा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो चीज है वो राइट में दिख जाएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मिरर प्लेन हमने लगाया, दिस इज आवर सिग्मा, और यू कैन से मिरर प्लेन। ये हमारे पास क्या है, मिरर प्लेन, मिरर प्लेन। अच्छा, अगर यहाँ पे इधर एच है, देखो लेफ्ट में एच है, इधर ऊपर की तरफ, तो इधर भी एच है, यहाँ पे एच है तो यहाँ पे एच है, तो सेम अपीयरेंस आपको दिखती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ऐसा केस हो तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अच्छा, और ये मतलब मोलिक्यूल को कंटेन नहीं कर रहा है ना, तो इसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं सिग्मा वी। क्या बोला जा सकता है इसको, वर्टिकल प्लेन सिग्मा वी बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक टाइप है वर्टिकल प्लेन का, दिस इज वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन पूरे मॉलिक्यूल को कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन है जिसको हम लोग सिग्मा वी बोलते हैं। फिर दूसरा, कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल को कंटेन करता हो, उसके बीचों बीच से जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस सपोज मेरे पास एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, इस तरीके से मान लो मेरे पास, या बेंजीन ले लो ना, बेंजीन सिंपल सा ले लो, बेंजीन, ये ले लिया मैंने बेंजीन। अब बेंजीन में इसी प्लेन के अंदर, इसी प्लेन के अंदर मैं कहूं, मतलब ये बेंजीन जिस प्लेन में, उसी प्लेन में मेरे पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे नजर आएगी। तो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे हमारे पास, ये कैसी है, इसको हम लोग सिग्मा एच बोलेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। सिग्मा एच क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल
या फिर मोलिकुलर प्लेन भी बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। और एक और होता है मेरे पास सिग्मा डी, जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है डाईहेड्रल प्लेन। और सिग्मा डी का वैसे तो मैं ग्रुप थ्योरी में ज्यादा डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ में। सिग्मा डी होता है दो C2 एक्सिस के बीच में से जो प्लेन पास करता है, दो C2 एक्सिस के बीच में से जो प्लेन पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा डी। सिग्मा वी क्या होता है, सिग्मा एच के अलावा जो बचते हैं वो सिग्मा वी होते हैं। सिग्मा डी नहीं होना चाहिए उसको छोड़ के। ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बातें होगी। डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी और ये सब लिखवा दी, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो आप ये सारे एग्जांपल दे सकते हैं। अब अगला मेरे पास पॉइंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है मेरे पास, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। या सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोला जाता है इसको, सेंटर ऑफ सिमेट्री। या फिर आई क्यों बोला गया, सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोला जाता है इसको, सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी इसको बोला जाता है। ठीक है जी, सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोला जा सकता है। तो अब अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखें तो देखिएगा डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसकी। ये भी हमारे पास एक हाइपोथेटिकल या रियल जो हमारे पास एक्सिस हो सकती है, जिसके अलोंग हमारे पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट जो हैं वो अपने साइन जो हैं वो एकदम से चेंज कर लें और अपोजिट 180 डिग्री पे आपको सेम अपीयरेंस मिलेगी। क्या कह रहा हूं मैं, 180 डिग्री पे सेम अपीयरेंस मिलेगी। तो डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा सा सलीके से लिखवा देता हूं कि इट इज ए हाइपोथेटिकल और रियल भी हो सकती है। रियल सेंटर, एक सेंटर होता है यहाँ पे, इस बार एक्सिस नहीं, इस बार सेंटर, एक्सिस नहीं है, प्लेन नहीं है, सेंटर है। अलोंग विच इसके अलोंग क्या होगा, ऑल कोऑर्डिनेट्स, ऑल कोऑर्डिनेट्स, सारे के सारे कोऑर्डिनेट हमारे पास, ऑल कोऑर्डिनेट्स चेंजेज, सारे के सारे कोऑर्डिनेट चेंजेज इट्स साइन। मतलब क्या कहना चाहते हो आप सर, मतलब ये कि जब मैं एक्स वाई जेड पे लगाऊंगा इसको, सेंटर ऑफ इन्वर्जन को, अगर मैं एक्स वाई जेड पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन को लगाऊंगा तो एक्स वाई जेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -x। अगर मैंने सेंटर ऑफ इन्वर्जन लगा दिया इस पे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -x -y और -z के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। और दूसरा आप इसका क्या लिख सकते हो कि हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में अगर आपको इसको देखना है, देखो ये तो लगाने की बात होगी, सेंटर ऑफ इन्वर्जन हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। दूसरा, किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि इट इज ए हाइपोथेटिकल, ए हाइपोथेटिकल या फिर रियल बोल सकते हो आप, रियल भी हो सकता है, सेंटर अलोंग विच, अलोंग विच, अलोंग विच if a line, if a line is drawn, एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है जी, is drawn and extended, एंड उस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करें, एक्सटेंडेड, ठीक है, बैक टू, एक्सटेंडेड बैक टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, it meet, it meet the same atom, the same atom या the same appearance, the same atom। अब क्या मतलब है भाई साहब इस डेफिनेशन का, दूसरी वाली का कैसे आप चेक करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक मॉलिक्यूल बनाता हूं, ठीक है जी, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हम लोग। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 6 मेंबर्ड रिंग में एक मॉलिक्यूल मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, है ना। नजरें हटी दुर्घटना घटी, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो चीजें गोल मटोल हो जाएंगी आपके। ठीक है जी, चलिए, ये है, यहाँ पे मान लो का सी डबल बॉन्ड ओ है मेरे पास, लेट अस सपोज यहाँ पे भी मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो इस कार्बन पे, यहाँ पे ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है और नीचे की तरफ मान लो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे मान लो इस कार्बन पे ऊपर की तरफ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और लेट अस सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
और मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस नाइट्रोजन पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। जब भी ऐसे कोई मॉलिक्यूल दिया हो तो आप क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल के सेंटर में जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आप गए, आप इस मॉलिक्यूल के सेंटर में जाके यहाँ पे बैठ गए, है ना। एकदम आपने बोला कि हम आज आपको नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं बैठेंगे, तो आप इसके सेंटर में विराजमान हो गए यहाँ पे। ठीक है जी। अब सेंटर से आप क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में देखते हुए चलेंगे। मान लो आपने ऊपर की तरफ देखा तो आपको इधर क्या दिख रहा है, एक कार्बन, उसके साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आप इस लाइन को एक्सटेंड करो पीछे, आप पीछे मुड़ के देखो, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पीछे भी क्या दिख रहा है, आपको 180 डिग्री पे अगर आप पीछे जाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऐसे ही आप क्या करोगे, इधर देखोगे, जब आप इधर देखोगे तो नाइट्रोजन और उसके साथ में हाइड्रोजन है। आप इधर देखो 180 डिग्री पे, एक्सटेंड करो इस लाइन को, उधर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ऐसे ही आप इधर देखो, जब आप इधर देखोगे तो एक कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन के ऊपर की तरफ CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ आप, एक कार्बन, अब की बार इस पे जो ऊपर है वो इधर नीचे दिख रहा है, तो बिल्कुल सही है। हमारे पास मिरर में जो चीज, मतलब इधर में 180 डिग्री पे सेम दिख रहे हैं ना। आप देखो इधर जो CH3 है वो इधर एकदम इस तरीके से दिख रहा है, इधर अपने पास हाइड्रोजन जो है वो इधर हाइड्रोजन दिख रहा है। मतलब अगर मैं इसके सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लाइनों को एक्सटेंड करूं, आगे की तरफ एक्सटेंड करी फिर पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, तो सेम अपीयरेंस मिल रहा है अपने पास, है ना। तो ऐसा अगर मेरे पास मिल जाए तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब एक ध्यान रखना, किसी भी मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस, हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 C3 C4 जो है एक से ज्यादा हो सकती है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री मोर देन वन हो सकती है। सिमिलरली प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मोर देन वन हो सकती है। उसके बेसिस पे हमने नाम भी रखा, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और तीसरा मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिसका डिटेल में डिस्कशन मैं आपको ग्रुप थ्योरी में करता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन 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 क्या, हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो हर एक मॉलिक्यूल में एक ही हो सकती है, या तो होगी नहीं, अगर होगी तो एक होगी। मोर देन वन कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का सेंटर तो एक ही होगा। अगर वहां से अगर आपको 180 डिग्री पे सेम अपीयरेंस मिल रही है, दैट मींस वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं मिल रही है दैट मींस वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बातें हो गई है। आई होप आपको चीजें यहां तक क्लियर है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद में अपने पास और प्लेन ऑफ सिमेट्री ये सब एक्सप्लेन करने के बाद मेरे पास पूछा गया है कि ट्रांसलेशनल सिमेट्री, आपसे क्वेश्चन यहां पे है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ट्रांसलेशनल सिमेट्री। तो ये लॉ भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद में कितने क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है आपके पास, 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 9 नंबर और 10 नंबर। मिलर इंडिसेस वो सब डिफाइन करने पे भी चलना है अपने को। तो ट्रांसलेशनल लो, ट्रांसलेशन सिमेट्री, इसके अगले वाला क्वेश्चन भी सिमेट्री पे है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और सिमेट्री पे हैं, और फिर 7 क्रिस्टल पे है। तो एक काम करता हूँ, फिर सिमेट्री वाले 2 क्वेश्चन मैं अगली क्लास में ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 48 मिनट की क्लास हो चुकी है। बहुत ज्यादा लंबी क्लास होती है तो आप लोगों का भी मन नहीं करता होगा देखने का, है ना। समझ सकता हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। चलिए, और अभी भी स्टूडेंट ही है, और क्या, सीखना सिखाना ही चलता रहता है। तो बाकी चीजें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये नोट्स मैं आपको 9 क्वेश्चन के सारे एक साथ शेयर कर दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।